जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, यानी कि हम जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं उसी के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। ये जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम बायोलॉजी का चैप्टर चालू करेंगे, पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो अभी इस लेक्चर में पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम इसका वन शॉट लेक्चर भी आपको देंगे, वहाँ से जाकर के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम उसमें वन शॉट लेक्चर में बहुत जल्दी से चीज़ें कवर कर देंगे। चलिए, ये दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, इसका मतलब क्या है? दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का मतलब है कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं, उसी के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो अभिक्रियाएं देखते हैं उसमें से बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे लकड़ी जला दी, तो लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी जल रहा है तो क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। खाना पक रहा है तो गैस जल रहा है, गैस जो एलपीजी जल रहा है, एलपीजी गैस जो जल रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तब जा करके वो जल रहा है। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास बहुत सारी क्या देखते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देखते हैं। हर जगह चारों तरफ हमारे क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं ही हो रही हैं ज़्यादातर। ठीक, तो उसमें से कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हमको डिस्कस करना है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में, जो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से 4 अभिक्रियाएं हमको डिस्कस करना है। पहला है हमारा श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन, ये क्या होता है? श्वसन, श्वसन इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं और सांस ले रहे हैं, तो इस सांस लेने की वजह से ना हमारा जो भोजन है उसका विघटन हो रहा है और हमको उससे ऊर्जा मिल रही है। तो हमारा भी ऑक्सीकरण हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हो रही हैं। अगर ऑक्सीकरण हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता तो हम यहाँ पे जिंदा ही नहीं होते। हम बोल रहे हैं ना, हमारा जीवा इसे सुस्ताने लगता, करने लगता है। काहे से कि इसके पास ऊर्जा ही नहीं आता। ऊर्जा ही नहीं आता तो जीव हमारा चलता ही नहीं। तो जीव चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। नहीं चलता तो नहीं बोल पाते ना। तो जो हमारा जुबान है वो तेज चल रहा है। क्यों चल रहा है? कहाँ से? कि ऊर्जा मिल रहा है। ये तो लड़कियों में होता है तेज चलने वाला जुबान। वैसे अब मजाक के लिए बोलते हैं तो सीरियस मत लीजिएगा। देखिए, श्वसन जो होता है ये क्या है? तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया की वजह से हमको एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है। अगर श्वसन हमारे अंदर नहीं हो, अगर कोई सांस लेना छोड़ दे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। कहाँ से? कि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगा। और जब ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो ना ब्रेन को ऊर्जा मिलेगा, ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ऊर्जा मिलेगा। और इन दोनों को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ना खाना पचेगा, ना ब्रेन में सिग्नल जाएगा। ऐसे नहीं पता चलेगा कि दिल को धड़काना है। ठीक, ऐसे कहते हैं ना कि दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया। ब्रेनवा जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ना, तब तक कुछ नहीं होता है। तो जब ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा तभी हमारा हार्ट जो है पंप करेगा, तभी फेफड़ा चलेगा, तभी जा करके हम हर चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी है। नहीं हो तो हम मर जाएंगे। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है दहन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं कंबस्चन रिएक्शन। इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक? आप बस लिख लीजिएगा, जानते हैं तो लिख लीजिएगा, वैसे इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, श्वसन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, 2 हो गया, 3 लिख दिए यार नंबरिंग में। तो 2 अभिक्रिया ये हो गई। तीसरी हमको क्या पढ़नी है? दहन अभिक्रिया का मतलब होता है जलाना। जब किसी चीज को जलाते हैं ना तो उसी को बोल देते हैं दहन हो रहा है। कागज जला रहे हैं, दहन हो रहा है। लकड़ी जला रहे हैं, दहन हो रहा है। खाना पकाने के लिए एलपीजी जला रहे हैं, उसका दहन हो रहा है। ऐसे चूल्हा पे खाना बना रहे हैं, मतलब जो कोयला वाला चूल्हा होता है उस पर खाना बना रहे हैं, तो कोयले का दहन हो रहा है। मतलब किसी भी चीज को अगर आप जला रहे हैं तो मतलब कि उसका दहन हो रहा है, यानी कि उसका कंबस्चन हो रहा है। ठीक, तो ये होता है कंबस्चन रिएक्शन। तीसरा क्या है? तो तीसरा है क्या? तीसरा है इसको बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण थोड़ा सा हिंदी है, इसका डिफिकल्ट है। संक्षारण, इसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लोग लिख सकते हैं कोरोजन अभिक्रिया, कोरोजन रिएक्शन अभिक्रिया नहीं। तो ये संक्षारण क्या होता है?
जैसे धातुओं में जंग लग जाता है तो उसी को बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहा मुरझा गया तो मुरझा गया तो क्या हो गया, उसमें संक्षारण हो गया। चांदी पे जो काला काला परत चढ़ जाता है यानी चांदी का संक्षारण हो गया। ठीक, ऐसे ही तांबा पे हरे कलर का कुछ परत चढ़ जाता है। तांबा का तार और देखे होंगे, जो कॉपर का वायर आता है, अगर कहीं लपेट दीजिए ना किस पे, एल्युमिनियम के तार पे, तो वहाँ पे हरा हरा कुछ लगेगा, कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगेगा। वो क्या होता है, तो हरा जो होता है वो तांबा का मूर्छा है। मूर्छा मतलब समझते हैं ना, मतलब तांबा का ऑक्सीकरण हुआ है, तांबा का संक्षारण हुआ है, कॉपर की तार का संक्षारण हुआ है हरा कलर का। और जो व्हाइट कलर का दिखता है ना उस पर, वो क्या है, तो वो एल्यूमिनियम का संक्षारण है। एल्यूमिनियम का जो केबल रहता है उस पर, उसका संक्षारण। तो ये संक्षारण होता है, मतलब धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। सिंपल सी भाषा, जंग लग गया, मुरझा गया, सब कुछ, मतलब जो भी संक्षारित करेंगी धातु को उसको हम संक्षारण बोल देंगे। चौथा है विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये क्या होता है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो है ना, विकृत गंधिता को हम बोलते हैं रेसिडेंसिटी। क्या बोलते हैं, रेसिडिटी बोलते हैं, सॉरी रेसिडिटी बोलते हैं। ठीक, तो रेसिडिटी जो होता है, विकृत गंधिता, इसको, इसका मतलब क्या है, तो जब खाना खराब होने लगता है तो बदबू करने लगता है, और वो भी किस वजह से होता है, तो वो भी ऑक्सीकरण की वजह से होता है। ये जो संक्षारण हो रहा था ये भी ऑक्सीजन की वजह से ही हो रहा था। जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसका संक्षारण हो जाएगा। वैसे ही विकृत गंधिता है, जब खाना खराब होने लगा, सब्जी सड़ने लगा, बैगन सड़ गया, खीरा सड़ गया, आलू सड़ गया, तो ये सड़ना जो होता है या खराब होना जो होता है कैसे होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो इन्हीं 4 अभिक्रियाओं के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहला है श्वसन, दूसरा है दहन अभिक्रिया, तीसरा है संक्षारण अभिक्रिया, और विकृत गंधिता। रेसिडेंसिटी क्या बोले हैं, क्या बोले हैं यार, रेसिडिटी बोले हैं, रेसिडिटी। ठीक, तो रेसिडिटी के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा इंग्लिश धीरे धीरे चलता है। चलिए पहले हम श्वसन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक, ये क्या होता है श्वसन, इसका इंग्लिश भी लिख दें, सबका नहीं लिखेंगे। ठीक, रेस्पिरेशन ये क्या होता है, इसके बारे में हमको बायो में पढ़ना है। देखिए होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं, खाना जा करके पेट में डाइजेस्ट होगा, पचेगा। पचने का मतलब उसको पीस दिया जाएगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, और उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज हमारे शरीर के सारी कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है। लेकिन कोशिकाओं को ग्लूकोज चाहिए ही नहीं, कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं चाहिए, उसको चाहिए ऊर्जा। ग्लूकोज की जगह पे उसको चाहिए ऊर्जा, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो हम इसको कैसे ग्लूकोज को एनर्जी में बदले, तो ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलाया जाता है, और जिससे कि एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कोशिकाओं को। तो यही क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण। मतलब ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्रदान करना, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्रदान करना। ग्लूकोज क्या है, तो मीठा पदार्थ है। मतलब कि देखिए चीनी का सबसे छोटा यूनिट जो होगा ना, वही क्या है, ग्लूकोज है, सबसे छोटा यूनिट। ऐसे समझने के लिए बताए हैं, ग्लूकोज का सूत्र कुछ और होता है, चीनी का सूत्र कुछ और होता है, संरचना भी कुछ और होता है। ठीक, तो समझने के लिए, तो जब ग्लूकोज को तोड़ करके, ग्लूकोज का मतलब बस आप समझिए कोई मीठा पदार्थ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें। ठीक, तो बस ये मीठा पदार्थ है ग्लूकोज, उसको तोड़ करके, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो ऊर्जा मिलता है, लकड़ी का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मिलता है, हीट मिलता है, वैसे ही ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन जोड़ने से हमको ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज टूट जाता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है ग्लूकोज के साथ और ऊर्जा मिल जाता है। तो ये ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा श्वसन हो रहा है। तो यही श्वसन है। तो श्वसन में आप क्या लिखेंगे कि श्वसन में क्या लिखेंगे, ग्लूकोज के ग्लूकोज लिखा जाता है, ज पढ़ा जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है।
ये तो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, वैसे इसका डेफिनेशन अच्छे से बस यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। क्या करेंगे, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देंगे, वही श्वसन है। जब किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। सिंपल सा डेफिनेशन हमको याद करना है। अभी नहीं कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन यहाँ पे लाइए, बस आपको बस अभी इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन जो दिए थे ना, बस आपको थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखाया गया। अभी उसका ऑक्सीकरण संख्या वगैरह सब पढ़ाया जाएगा 11th में आपको, तो बस उसका ट्रेलर आपके चैप्टर में है, अभी पिक्चर बाकी है, 11th में पिक्चर देखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। मतलब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऊर्जा मिलेगा, क्या हो गया, श्वसन हो गया। बस चलिए, अब यह जो श्वसन जो है यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह क्या है बाबू, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक, इसका मतलब क्या है अभी हम बताते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसको आप हमारे साथ साथ नोट कीजिए, नहीं तो नोट्स नहीं बन पाएगा आपका। ठीक, देखिए यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, वैसे नोट्स देते हैं लेकिन हम कहते हैं नोट्स बनाने के लिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। नोट्स जो देंगे ना उसमें ये सेम लाइनें नहीं मिलेंगी, उसमें बस किताबी भाषा का लाइन मिलेगा, ये सब हम अपने मन से लिखवाते हैं। ठीक, तो देखिए यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन जो है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। जैव रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रियाएं जो जीवों के अंदर हो, जीवों के अंदर, जीव का मतलब क्या हो गया कि जो जिंदा है उसके अंदर हो। ऐसा नहीं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं कुर्सी में जो वगैरह के अंदर हो रही हैं, तो ये नहीं, ये अभिक्रिया नहीं। जैसे हमारे अंदर श्वसन हो रहा है, श्वसन क्या, जो निर्जीव वस्तुएं सांस लेती हैं, कुर्सी में जो वगैरह सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये निर्जीव वस्तुओं के अंदर नहीं होता है, जो भी सजीव होते हैं उन्हीं के अंदर श्वसन होता है। जो भी जिंदा है वही श्वसन करते हैं बस। तो श्वसन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, यह जो है हमको क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। बस इसमें इतना ही हमको पढ़ना था। इसका अभिक्रिया आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो क्या ये आता है एग्जाम में, देखिए दे देगा कि श्वसन क्या है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसका अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। अभिक्रिया क्या है, तो C6H12O6, ये क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र है। नीचे चाहे तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, पता चलेगा। ठीक, ग्लूकोज का सूत्र है। इसके साथ जब ऑक्सीजन जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, H2O, यानी कि क्या बन गया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, और जल जो है, जल हमारे शरीर में रह जाता है। अगर जल की अधिकता हुई तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा, बस यही है। तो श्वसन हो गया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गया, और साथ में बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। तो ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है उससे अल्टीमेटली क्या मिला है, हमको ऊर्जा मिला है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है जो हमारे काम का नहीं था, निकाल दिए। जल भी अधिक होगा तो हम निकाल देंगे। ठीक, तो यही हुआ। तो ये है श्वसन अभिक्रिया। अब इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, नहीं चाहें कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करना कोई दिक्कत नहीं है। 6CO2 6H2O 6O2 मिलता है, बस हो गया, बैलेंस हो गया। आप चाहें तो जोड़ सकते हैं सब कुछ। 6 कार्बन है, कार्बन यहाँ पे 6 हो गया है ना, 6 कार्बन है। H जो है 12 गो है, यहाँ पे 6 दूना 12 H है। ऑक्सीजन 6 और 6 दूना 12, 12 6 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 18 हो गया कि नहीं। तो सब जो है रिएक्शन बैलेंस है, चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया श्वसन अभिक्रिया। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं दहन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, दहन अभिक्रिया। दहन, जिसको हम बोलते हैं कंबस्चन रिएक्शन। इसका इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग हार्ड है, हम नहीं लिखेंगे। देखिए दहन अभिक्रिया चाहे तो लिख सकते हैं आप, चलिए लिख देते हैं हम कंबस्चन का स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। COMBUSTION। ठीक, कंबस्चन रिएक्शन। ठीक, ये हो गया कंबस्चन रिएक्शन।
अब ये कंबस्शन रिएक्शन जो है, दहन अभिक्रिया, ये क्या है? हम बताए हैं किसी भी चीज़ का जलना क्या है? दहन है। तो जब किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है उसका दहन होता है। जब कोई चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसको क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। तो बस इतना लिख लीजिए, यही लिखना है हमको इसमें। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसे तो कोई चीज़ जलेगा ही नहीं, उपस्थिति में जलता है तो क्या बोलते हैं उसे? तो यह प्रक्रिया दहन कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। यह प्रक्रिया दहन कहलाती है। ठीक, ये हो गया दहन अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया होती है इसमें हमको ऊष्मा मिलता है, लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में ऊष्मा मिलता है। यह जो है यह जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए, श्वसन और दहन दोनों में क्या हो रहा है? चीज़ों का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो श्वसन हो गया। अगर हम बाहर ग्लूकोज को जलाएं तो भी ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का, लेकिन वह जो ग्लूकोज हम बाहर लेके जलाएंगे उसको नहीं बोल सकते हैं हम कि श्वसन हो रहा है, उसको बोलेंगे दहन हो रहा है। क्यों दहन हो रहा है? क्योंकि जीव के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर निकाल के तब जला रहे हैं उसको। तो जब ग्लूकोज शरीर के अंदर ऑक्सीकृत हो रहा है तो उसका श्वसन हो रहा है, मतलब कि हमारा श्वसन हो रहा है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है जिससे हमारा श्वसन हो रहा है, वह श्वसन अभिक्रिया है। जब किसी जीव के शरीर के अंदर इसका ऑक्सीकरण हो, लेकिन ग्लूकोज को हम बाहर निकाल के अगर जला दिए तो क्या हो गया? उसका दहन हो गया, यानी कि कंबस्चन हो गया। ठीक, समझ में आया? तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है? यह जो कंबस्चन रिएक्शन है, दहन अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा मिलता है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ऊष्माक्षेपी का मतलब कि ऊष्मा मिलता है। जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो गर्मी हमको मिलता है, मतलब कि गर्म लगता है। जैसे अब आगे को छुएंगे तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा, गर्मी लगेगा। तो वही है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका रिएक्शन आप लिख सकते हैं C+O2 बराबर CO2, पहला लिख सकते हैं। दूसरा रिएक्शन लिख सकते हैं H2+O2, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है H2O बनता है, जल बनता है। तो ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी दहन है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जिसका भी दहन कराना चाहें। यहाँ पे हीट लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर हीट का चिन्ह लगा सकते हैं, डेल्टा, बस। ठीक, तो ये हो गया दहन अभिक्रिया। चलिए अब तीसरी अभिक्रिया के बारे में समझते हैं, जो है संक्षारण। और इसको ध्यान से समझिएगा, कहाँ से कि है तो हलवा था, थोड़ा सा संक्षारण वगैरह जो है थोड़ा सा वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। संक्षारण मतलब जंग लगना। जंग लगना मतलब लोहा में मूर्छा लगते हुए नहीं देखे हैं क्या? तो ये जो जंग लगना है यही संक्षारण कहलाता है। हेडिंग लगाइए, संक्षारण, कोरोजन। क्या बोलते हैं इसको? कोरोजन। संक्षारण, संक्षारण, कोरोजन इसको हम बोलते हैं। देखिएगा स्पेलिंग से, ये कोरोजन का CORROSION, कोरोजन। ठीक, ये हो गया कोरोजन। अब ये क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? तो जब कोई चीज ऑक्सीजन, आर्द्रता, नमी, वायु के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारित हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जब धातुएं नमी, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं, वायु में से ऑक्सीजन से, ठीक। नमी मतलब जल। जैसे मान लीजिए भीगा हुआ जमीन है, उस पर लोहा रख देंगे, मुरझा जाएगा नीचे से, देखते हैं ना, मुरझा जाता है, झरने लगता है। तो वो क्या होता है? मुरझा लगने लगता है, यानी उसका संक्षारण हो रहा है, लोहे का संक्षारण हो रहा है। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं चांदी जो है उसके ऊपर काला पड़ने लगता है, तो उसका भी संक्षारण हो रहा है। तांबा का भी बताया कि हरा परत चढ़ जाता है, हरा जो उसका मूर्छा लगता है वो हरा लगता है। चांदी का मूर्छा ब्लैक,
और लोहा का मूर्छा भूरा कलर का, समझ रहे हैं, मूर्छा नहीं उसको संक्षारण बोला जाता है। इसे सिंपल भाषा में समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए संक्षारण जो होता है कोरोजन, ये क्या है, तो जब धातुएं नमी, आर्द्रता, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं। अम्ल के संपर्क में भी अगर मान लीजिए कि किसी चीज पे लोहा है, लोहा पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर गया तो मुरझा जाएगा। जहां पे गिर जाएगा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको काट देगा, मुरझा देगा, मतलब मूर्छा उस पर लग जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड गिरा दिए तभी भी वो मुरझा जाएगा, मतलब कि उसका संक्षारण हो जाएगा। तो जब किसी धातु पे हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो उसका संक्षारण हो जाता है। चाहे उसको वायु में खुला छोड़ दें तो भी संक्षारण हो जाएगा। लोहा को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो मूर्छा लगने लगता है। कहें कैसे कि वो वायु से जो है रिएक्शन कर रहा है। वायु में भी किससे, तो ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और क्या बना रहा है, संक्षारण कर रहा है, जिससे कि वह अपना ऑक्साइड बना रहा है। ऑक्साइड बना करके और रिएक्शन करता है जिससे कि उसका संक्षारण हो जाता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड बनता है लोहे में, ठीक। अभी हम उसका रिएक्शन भी आपको लिखवा देंगे। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, बहुत चीजें बनती है। जब किसी चीज का ऑक्साइड बन गया मतलब उसका मूर्छा लग गया, बस सिंपल सा बात है, ठीक। तो ये क्या है, जब धातुएं क्या होते हैं, नमी, आर्द्रता कोई नमी बोलते हैं यार, वायु लिखो यहाँ पे, वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं। आदि के संपर्क में आती हैं तो वे संक्षारित हो जाते हैं। हो जाते हैं जिसे धातुओं का संक्षारण कहते हैं। हमारा राइटिंग देख रहे हैं कितना बढ़िया है, संक्षारण कहते हैं, बहुत बढ़िया है। देखिए नज़र मत लगाइए, देखिए यहाँ पे जब धातुएं वायु, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आ जाती हैं, वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती हैं तो उनका संक्षारण हो जाता है। आर्द्रता और नमी एक ही चीज़ है। नमी का मतलब ये होता है, आर्द्रता समझते हैं, वायु जो है ना ठंडा हो गया, मान लीजिए बरसात के मौसम में वायु में आर्द्रता आ जाती है। आर्द्रता मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें पानी लगेगा, ड्रॉपलेट लगेगा, वायु में लगेगा कि पानी है, ठीक। तो वो क्या है, आर्द्रता है। यहाँ पे चाहे तो आप नमी भी लिख सकते हैं, नमी भी कोई दिक्कत नहीं है। नमी, वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में। नमी मतलब मान लीजिए भीगा हुआ जमीन है तो नमी है, और आर्द्रता मतलब वायु में ही पानी के ड्रॉपलेट हैं। ऐसे लगता है ना कि हवा में पानी के ड्रॉपलेट है, ऐसे नहीं। अगर आपको विश्वास हो रहा है कि हवा में पानी के ड्रॉपलेट हैं तो आप क्या कीजिए, फ्रिज से पानी निकाल के बाहर रखिए, एकदम ठंडा ठंडा। उस पर क्या होता है, पानी जमने लगता है, पानी मतलब आने लगता है। कहाँ से, तो वायु में जो पानी था, भाप बना हुआ था, वो क्या हो गया, बॉटल पे आकर के ठंडा हुआ, जिससे कि वो फिर से पानी बन गया। तो वायु में भी नमी होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक। तो जब धातुएं नमी, वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं तो वे संक्षारित हो जाती हैं, जिसे हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Fe, यानी कि आयरन, और क्या मिलता है, आयरन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलता है, और प्लस जल मिलता है, H2O मिलता है। ऐसे चाहे तो आप H2O को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी किसी अभिक्रिया में H2O को हटा दिया जाता है, कहीं कहीं लिखा होता है जंग लगने की अभिक्रिया। और ये किसके जंग लगने की अभिक्रिया है, लोहे के जंग लगने की, लोहे पर जंग लगना। हम छोटा सा लिख दिया, आप चाहें जंग लगना, चाहे तो बड़ा सा हेडिंग लगा लीजिएगा, ठीक। जब ये अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ये बनता है Fe2O3 इंटू XH2,
यही बनता है हमारा। ठीक, क्या बनता है Fe2O3 इंटू XH2O, यानी कि ये जो है ये क्या है, मूर्छा का सूत्र है। मूर्छा मतलब जो लोहे पे जंग लगता है उसी जंग का ये सूत्र है। ठीक, अब इसको आप चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बैलेंसिंग में। कैसे बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा बैलेंसिंग थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। ये XH2O कहाँ से आ गया? देखिए XH2O का मतलब होता है ना कि इसमें जल की मात्रा जो है निश्चित नहीं है। हो सकता है मूर्छा भीगा हुआ हो सकता है ना, हो सकता है सूखा हुआ हो। तो संक्षारण जो होता है उसमें जो जल की मात्रा है वो निश्चित नहीं होती है, वेरी करती है। अब सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा नमी वाले स्थान पे अगर धातु को रखें उसमें क्या हुआ है, संक्षारण हुआ है, तो उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी। सूखे स्थान पे रखें, बस वायु से संक्षारण हुआ है, तो क्या होगा, जल की मात्रा कम होगी। तो ऐसे जल की मात्रा जो है वेरी करती है, हर जगह बदलती रहती है। तो इधर भी XH2O कर दीजिए, मतलब जल की मात्रा हमको नहीं मालूम है कितनी। ठीक, यहाँ से चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको कर दीजिए आप, इसको कर दीजिए 3 अगर करेंगे तो वो 3 ठीक है। Fe2O3 XH2O, इधर से आप इसको 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे 3 दूना 6 हो गया यार, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो 3 दूना 6 हो गया, तो इसको 3 कर दीजिए, इसको 2 अभी मत कीजिए, अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा अच्छे से। 3 कर दिया, ऑक्सीजन इधर 6 हो गया। कहें 2 नहीं किए हैं, 2 करते तो 4 हो जाता, और इधर तो 3 है, तो 3 कर दिए यानी कि 6 हो गया ऑक्सीजन। इधर भी हम क्या करें, अगर 2 से गुणा कर दें, तो 2 से गुणा करने पे क्या हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे देखिए जल को हमको बैलेंस से नहीं करना है, हमको मालूम ही नहीं रहता है जल क्या है, जल कितना है नहीं मालूम है, हम कहाँ से बैलेंस करेंगे, छोड़िए वैसे जल को, बस इतने पे ध्यान देना हमको। XH2O अलग है मान लीजिए उसको, ऐसे तो इसी के साथ होता है, लेकिन उसको बैलेंस करते समय अलग मान सकते हैं। 3O2 हो गया, 3O2 का मतलब 6 ऑक्सीजन का परमाणु, इधर 2 Fe2O3 हो गया, यानी ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। और ये फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना, 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 है। और ये आयरन कितना है, आयरन जो 2 दूना 4 है, इधर 4 से गुना कर दीजिए, हो गया, इधर भी हो गया। आप चाहें तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, 3 करना है ना, 3 करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 3/2O2 कर सकते हैं। 3/2O2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तब F के आगे बस 2 लगा देंगे, हो जाएगा। 3/2O2 कर देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन का परमाणु हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा भद्दा लग रहा है, ऐसे लिखा रहता है ज़्यादातर, ऐसे ही हम दोनों लिख दे रहे हैं आपको Fe। और ये रिएक्शन हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस करके लिखना पड़ता है, एग्जाम में अगर आएगा तो इसको बैलेंस करके ही लिखिएगा, इसीलिए हम इसको बैलेंस करके लिख रहे हैं, नहीं तो हम आपको बैलेंसिंग सिखा चुके हैं। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं, ये तो हो गया पहला बैलेंस करने का रूल। दूसरा आप लिख सकते हैं Fe2O3 इंटू XH2। 2 तरीके से इसको बैलेंस किया जा सकता है, पूरा पूर्ण संख्याओं का गुणा करके, चाहे बट्टे वाली संख्याओं का गुणा करके। यहाँ पे बट्टे में संख्या लिए हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्या लेंगे तो 3, और इधर लगा देंगे 2, 2 3 6 हो गया, इधर 4। ये हो गया आयरन पे मूर्छा लगना, यानी मूर्छा लगना मतलब जंग लगना। तो ये जंग लगने की अभिक्रिया। अब जंग लगने से बचाना भी है, हमको चीज़ों को बचाना भी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 9th क्लास में। हम तो 9th क्लास नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप पढ़े होंगे अगर 9th क्लास में, तो आपको मालूम होगा कि संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। तो आप हेडिंग लगाइए, संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। चलिए देखिए, संक्षारण को रोकने के पहला उपाय क्या है, तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। ये कैसे, तेल और ग्रीस लगा देंगे तो इससे हो जाएगा। देखिए संक्षारण क्यों होता है, संक्षारण क्यों होता है, तो जब धातुएं वायु
और पानी यानी नमी के संपर्क में आती हैं या अम्ल के संपर्क में आती हैं। अब इनसे संपर्क ही इसका तोड़ दिया जाए तो संक्षारण होगा नहीं। क्या नहीं होगा? देखिए, अगर हम लोहे पे ग्रीस पोत दें, मोबिल पोत दें, चाहे ग्रीस पोत दें, तो जानते हैं कि अगर मोबिल हो या ग्रीस हो, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से दूर रहना चाहता है। ये एक अगर पोत देंगे ग्रीस, अगर धातुओं के ऊपर एक लेयर बना लेगा, धातु को पूरा पूरा कवर कर लेगा, पैक कर लेगा, ऑक्सीजन को तो ऐसे ही नहीं अंदर जाने दे रहा। अगर उस पर पानी गिराएंगे तो जो तेल होता है या ग्रीस होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, पानी के साथ वो मिलना नहीं चाहता है, पानी अलग हो जाता है और तेल या ग्रीस अलग हो जाता है। देखे होंगे, जैसे मोबिल हो गया, मोबिल में पानी अगर डालेंगे पानी अलगे रह जाता है। कहाँ से कि मोबिल जो है हाइड्रोफोबिक है, तो वो जो हाइड्रोफोबिक प्रवृत्ति है इसकी, इसलिए पानी को भी ये अंदर नहीं जाने देगा और ऑक्सीजन को भी अंदर नहीं जाने देगा। तो उस पर एक कवरिंग हो गया, धातुओं पे कवरिंग हो गया इसका, किसका? तेल या ग्रीस का, जिससे कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं होगी और उसका ऑक्सीकरण ही नहीं होगा। जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो संक्षारण नहीं होगा। ठीक, तो पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? पेंट करके। हमको क्या करना है? बस ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकना है, अम्ल के संपर्क में आने से रोकना है। तो पेंट करके जब पेंट करेंगे, जब धातुओं को पेंट कर देंगे तो उस पर एक लेयर चढ़ जाएगा पेंट का, ऑक्सीजन ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट कर दिए तो लोहा जो है बच जाएगा, चाहे धातु जो है, जो भी धातु है बच जाएगा। ऐसे पेंट कर देंगे तो पानी भी उस पे से फिसलता है, देखे होंगे पेंट जब धातुएं होती हैं उस पे से पानी भी फिसलने लगता है। तो ना तो पानी अंदर जाएगा, ना तो वायु अंदर जाएगा, ना तो अम्ल जाएगा। ठीक, तो पेंट करके भी बचाया जा सकता है। तीसरा तरीका क्या है? टीनीकरण तीसरा तरीका है। टीनीकरण, ये क्या होता है? टीनीकरण, टीनी मतलब छोटा नहीं, ये इंग्लिश नहीं है, टीनीकरण। और चौथा तरीका है बलिदानी परत या गैल्वेनीकरण करके। ठीक, चलिए इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए, टीनीकरण क्या है? टीनीकरण का मतलब मिश्र धातुएं बनाना। जैसे स्टील देखे होंगे, स्टील पे कभी जंग लगता है, अब तो लोग क्या कर रहे हैं, छत पे स्टील का रेलिंग लगवा दे रहे हैं, सीढ़ी पे स्टील का रेलिंग लगवा दे रहे हैं, चमक रहा है, एकदम चमक है उसमें, लग रहा है कि चांदी जैसे एकदम चमक रहा है। तो वो क्यों नहीं उस पर मूर्छा लगता है? काहे नहीं उस पर संक्षारण होता है? तो संक्षारण इसलिए नहीं होता है कि स्टील जो होता है प्योर धातु नहीं है, वो मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब कि दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला करके बनाया गया है। तो दो चीज़ों को उसमें मिला करके बनाया जाता है मेनली, और वो क्या है? तो वो है आयरन और कार्बन, यानी कि लोहा और कार्बन, मेनली निकिल वगैरह भी मिलाया जाता है। तो जब इन चीज़ों को मिलाया जाता है तो स्टील बनता है। तो मिश्र धातुएं जो होती हैं उस पर जंग लगने का संभावना कम होता है। जैसे पीतल है, पीतल में क्या क्या होता है? तो कापर होता है और जिंक होता है। तो जिंक और कापर को मिलाने से पीतल बनता है, और पीतल जो है उस पर भी जंग नहीं लगता है। तो स्टील हो गया, पीतल हो गया, ये क्या हो गया? इस पर क्या किया गया? टीनीकरण इसमें किया गया। टीनीकरण का मतलब मिश्र धातुएं बनाया गया। मिश्र धातुएं बनाया गया इसलिए क्या है? ये सुरक्षित है, इस पर जंग नहीं लगा है। स्टील हो गया, या स्टील या पीतल लिख सकते हैं इसमें यहाँ पे ऐसे तीर लगा के लिख लीजिएगा, मिश्र धातुएं बनाना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मिश्र धातुएं बनाना, ठीक। बलिदानी परत या गैल्वेनीकरण करके, अब किसी चीज पर ऐसे चीज का परत चढ़ा दिया जाए, जैसे किसी धातु पर ऐसे परत चढ़ा दिया जाए जो संक्षारित नहीं होता, कम संक्षारित होता है। जैसे सोना हो गया, सोना का अगर किसी धातु पर परत चढ़ा देंगे वो संक्षारित नहीं होगा। कहाँ से कि सोना जो होता है कम रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो उस पर संक्षारण नहीं होगा, कोरोजन उसका नहीं होगा। तो वो जो होगा वो संक्षारण को रोक सकता है। लेकिन सोना तो महंगा है, तो ऐसी धातुओं का परत चढ़ा दीजिए या ऐसी मिश्र धातुओं का परत चढ़ा दीजिए जिससे कि जो धातु है वो बचा रहे, मतलब कि जो मिश्र धातुएं हैं वो संक्षारित ना होती हैं। जैसे कि स्टील हो गया, स्टील का परत चढ़ा दीजिए लोहा पे, एक ऊपर से परत चढ़ा दीजिए, ढक दीजिए, क्या दिक्कत है? स्टील से ढक देंगे, स्टील ऐसे ही उसका संक्षारण नहीं होता है, अंदर लोहा है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो उसका परत चढ़ा करके भी क्या किया जाता है? धातुओं का परत चढ़ा करके भी और रोका जा सकता है संक्षारण को, यानी कि कोरोजन को।
तो ये तरीके हैं हमारे पास रोकने के लिए कोरोजन को। अब चलिए अब पढ़ते हैं विकृत गंधिता के बारे में, जिसको बोलते हैं रेसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिडिटी। भूल जा रहे हैं बार बार, ऐसा इंग्लिश में है इसका, रेसिडिटी। चलिए इसके बारे में हमको पढ़ना है। विकृत गंधिता, जिसको हम बोलते हैं रेसिडिटी। अगर आप नहीं लिखे थे तो बाबू पीछे कीजिए, जब हम हटे होंगे तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो हम बोलते हैं कि साथ साथ लिखते चलिए, लिखवाते हैं। तो हेडिंग लगाइए रेसिडिटी। क्या हेडिंग लगाना है? चौथा हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। और ये इसका इंग्लिश क्या होता है? तो ये इसका इंग्लिश होता है रेसिडिटी। रेसिडिटी यानी विकृत गंधिता। तो इसमें क्या होता है, जब भोज्य पदार्थ जो है ना, भोज्य पदार्थ जैसे खाने की चीज़ें, कुरकुरा हो गया, कुरकुरा में क्या होता है? हवा भरा होता है। क्यों हवा भरा होता है? ताकि उसमें विकृत गंधिता ना हो, रेसिडिटी ना हो। रेसिडिटी क्यों ना हो? अगर मान लीजिए इसे खुला छोड़ दिया जाएगा ना, खराब हो जाएगा। काहे खराब हो जाएगा? काहे से कि उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। जो भोजन हम रख देते हैं उसमें, जैसे दाल हो गया, अरुआ जाता है। अरुआने का मतलब समझते हैं, खराब हो जाता है। तो वो जो खराब हो जाता है तो खट्टा लगने लगता है, महकने लगता है। तो उसमें क्या हो गया? रेसिडिटी हो गया, यानी कि विकृत गंधिता हो गया। क्यों हुआ? कहाँ से? कि खुला छोड़ा गया था, जिसके वजह से उसमें बैक्टीरिया ऑक्सीकरण हुआ उसका, दाल का, जिससे खराब हो गया। तो जब भोज्य पदार्थों में ऑक्सीकरण होता है तो वो खराब हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं रेसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। तो जब वसा युक्त या तेलीय सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? उसमें विकृत गंधिता हो जाती है। उसमें गंध जो होता है, विकृत गंधिता, इसका देखिएगा सब शाब्दिक अर्थ जो देखिएगा, विकृत, विकृत मतलब बिगड़ जाना, और गंध मतलब क्या होता है? सुगंध। तो सुगंध का बिगड़ जाना क्या है? विकृत गंधिता है। सिंपल सा, इस वर्ड को तोड़ करके देखिएगा ना तो विकृति हो गया, विकृति। अगर आपके चेहरे में विकृति आ गया, मतलब आपका चेहरा एकदम खौरा गया। खौराने का मतलब ऐसे खबड़ा गया, समझ सकते हैं, खराब हो गया। तो विकृत मतलब बिगड़ जाना, और बिगड़ना किसका? तो गंधिता। गंधिता का मतलब सुगंध का। तो सुगंध का बिगड़ जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक। और स्वाद में भी परिवर्तन आ सकता है। स्वाद में भी परिवर्तन आ सकता है। जब क्या होगा? विकृत गंधिता होगा भोज्य पदार्थों में, तो स्वाद में भी परिवर्तन आ जाएगा। अभी बताएं कि दाल जो है खट्टा हो जाता है, तो स्वाद में भी परिवर्तन आ जाएगा, सुगंध में भी परिवर्तन आ जाएगा, और इसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब तेलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थों को खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन सही है ना? आ जाता है। हमको अब लिखने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसा राइटिंग है। एक बहाना चाहिए हमको भी, चलिए नहीं तो कैसे कर सकते हैं, हमारा खराब राइटिंग है। देखिए, परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे हम विकृत गंधिता, आप आगे लिख लीजिएगा, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, लिख सकते हैं आप, इसीलिए छोड़ दिए हैं कि इसको विकृत गंधिता लिख सकते हैं आगे। ठीक। अब इसको भी रोकने का उपाय होना चाहिए। कैसे? कि अगर खाना खराब हो रहा है तो हमारा भोज्य पदार्थ नुकसान हो जाएगा। केक लाए हैं, खूब बढ़िया केक लाए हैं, इसे खुला छोड़ दिए, पिघल जाएगा, खराब होने लगेगा। तो खराब ना हो इसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए? उसको रोकना चाहिए। तो विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है? देखिए, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय रोकने का उपाय क्या है?
रेफ्रिजरेटर में रखना भोज्य पदार्थों को, ठंडी जगहों पर रखना भोज्य पदार्थों को, बंद पात्र में भंडारित करना। भंडारित करने का मतलब है सुरक्षित रखना। जैसे कि फ्रिज में रख दिए दूध तो उसको भंडारित कर दिए, भंडारित करने का मतलब रख दिए, ठीक। तो भंडारण जो होता है सुरक्षित रखने को हम भंडारण बोलते हैं। तो इसका जो रोकथाम का उपाय है वो क्या है? रोकथाम तो बीमारियों में होती है, इसे विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो बंद पात्र में नहीं रखना चाहिए, खुले पात्र में रखना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, ठंडे स्थानों पे रखना चाहिए, ठीक। वायुरोधी पात्र में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद पात्र में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बंद पात्र में रखिए, लेकिन वायुरोधी पात्र। कैसा पात्र होना चाहिए? बर्तन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये नहीं कि अब बंद किए हैं तो ऊपर से बस बंद है, वो बर्तन वो खूब गर्म हो रहा है, अंदर ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो ऐसे नहीं, तो वो खराब हो जाएगा। तो बंद पात्र में ऐसे पात्र में रखना है जो कि क्या हो? एयर टाइट हो। एयर टाइट कंटेनर में भोज्य पदार्थों को रखिए, और उसको क्या करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। तो एयर टाइट कंटेनर में रख करके, वायुरोधी पात्रों में रख करके, वायुरोधी पात्रों में रख करके, ये नहीं कि खुला पात्र में रख दिए। मतलब खुले का मतलब ये हुआ, या तो खुला में रखिए तो रेफ्रिजरेटर में रखिए, और नहीं बंद कीजिए तो एयर टाइट बंद कीजिए उसको। एयर टाइट का मतलब उसके अंदर हवा ना जा सके, ऐसे बंद कीजिए। हवा जाएगा तो भोज्य पदार्थ वैसे ही ऑक्सीकृत हो जाएगा। बस भोज्य पदार्थ को क्या करना है? ऑक्सीजन से बचाना है, जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो। तो वायुरोधी पात्र में रख दीजिए। दूसरा, रेफ्रिजरेटर में रखकर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखकर, ठीक। तीसरा क्या है? तीसरा है जब लंबे समय तक भोज्य पदार्थों को रखना होता है, जैसे कुरकुरा हो गया, चिप्स हो गया, इन सब को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो क्या किया जाता है? इसमें जो है अक्रिय गैस भर दिया जाता है। क्या हो रहा है इसके साथ? भोज्य पदार्थ के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जाके क्रिया कर ले रहा है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ले रहा है, जिससे खराब हो जाए। लेकिन हम कहे कि हम ऐसा इसमें गैस भरते हैं जो इससे अभिक्रिया ही नहीं करेगा, तो कैसे खराब होगा? नहीं होगा खराब, जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में, पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में, खाद्य हम क्या लिख रहे हैं यार? खाद्य लिख रहे हैं, खाद्य, खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में क्या? नाइट्रोजन गैस भरकर। तो ये जो है कई सारे उपाय हैं जो विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। अब खराब हो जाने के बाद ये सब उपाय नहीं लगाइएगा। भोजन खराब हो गया, कहेंगे कि अब दाल खराब हो गया है, ले जा रहे हैं फ्रिज में रख दे रहे हैं तो नीमन हो जाएगा। नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे से कि पहले से ही वो खराब हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। तो जो खराब हो जाए भोज्य पदार्थ उसके लिए नहीं है, खराब होने से पहले अगर बचाना है तो उसके लिए ये सब उपाय हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए, ये रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। अब इसके आगे हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण, केमिस्ट्री में है, लेकिन अभी हम चालू करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर। उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, फिर अम्ल क्षार लवण वगैरह पे आएंगे। तो हम सिलेबस अपना टाइम से कवर कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए आप। हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कर देंगे, रिवीजन भी करेंगे, सबका वन शॉट लेक्चर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस आराम से पढ़ते रहिए जितना हम पढ़ाते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं कि नोट्स से नत लिखिए, नोट से नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लिखवाते हैं साथ साथ, क्यों लिखवाते हैं? ताकि आप लिख सकें, आप हमारे साथ लिख सकें, इसीलिए साथ साथ लिखवाते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखवाते हैं बस यहाँ पे डॉट किया, थोड़ा सा क्या लिखना है जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं, कहिए तो इसको भी पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।